Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के हिपोक्रेसी की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्योंकि अब तक हम सबको सिर्फ ये दिखाया गया कि ईरान टेररिस्ट को फंड करता है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है, ईरान दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब लेके जा रहा है। जहां पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका को सही समझती है, वहीं ईरान को दुनिया थ्रेट के रूप में देखती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस वॉर का असली गुनहगार ना ईरान है और ना इजराइल। इस वॉर का असली गुनहगार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The U.S. is involved much more directly. The U.S. has been hitting Iran for a very long time. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. आपको ये सुन के शायद हैरानी होगी, जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन बोलता है, उसी अमेरिका ने एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट किया था। जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन कहकर बर्बाद करना चाहता है, उसी ईरान को अमेरिका ने कभी अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। और जो अमेरिका आज ईरान के तेल को थ्रेट टू ग्लोबल पीस बोलता है, वही तेल कभी अमेरिका के पावर का इंजन हुआ करता था। तो सवाल ये है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, तो आखिर इन दोनों के बीच में दुश्मनी कैसे बढ़ गई? अमेरिका के दोगलेपन से दुनिया को क्या सीखना चाहिए, यही जानेंगे आज हम इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन। आखिर में आप खुद फैसला कीजिए कि थ्रेट कौन है और विक्टिम कौन। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है 1950 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही दुनिया के सुपर पावर्स को दो नई चीजों का एहसास होने लगा। जो देश तेल पर कब्जा करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, यानी ऑयल इक्वल्स पावर। दूसरा, जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा उसके साथ ही पीस की बात होगी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स इक्वल्स प्रोटेक्शन। इसलिए रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये सारे पावरफुल कंट्रीज ने एक के बाद एक करके न्यूक्लियर टेस्टिंग करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया। अब इस रेस में एक तरफ जहां रशिया था, जिसके पास अपना तेल भी था और न्यूक्लियर बॉम्ब भी, और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज दुनिया भर में तेल ढूंढने निकल चुकी थी। तभी स्टेज पर आया ईरान, जिसे अमेरिका ने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, क्योंकि अमेरिका को ईरान से सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, एक थी तेल और दूसरी थी उसकी टेरिटरी। तेल इसलिए ताकि वेस्ट की फैक्ट्रीज और आर्मीज फंक्शन कर पाए, और टेरिटरी उन्हें इसलिए चाहिए था क्योंकि ईरान यूएसएसआर के बॉर्डर पे था। तो अगर यूएस ईरान पर कंट्रोल नहीं जमाता तो रशिया ईरान पर अपना कंट्रोल जमा लेता। ईरान और अमेरिका की दोस्ती कभी इतनी गहरी हुआ करती थी कि शाह ऑफ ईरान को यूएस में रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ईरानियन सिनेमाज में अमेरिकन मूवीज प्ले होते थे। यहां तक कि ईरान में वेस्ट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि वेस्टर्न कपड़े ही पहनते थे। अगर उस जमाने में आप ईरान जाते तो आपको ईरान के शहर न्यूयॉर्क जैसे लगते। इस रिश्ते के रूल्स काफी सिंपल थे। ईरान अमेरिका को चीप ऑयल देता था और अमेरिका ईरान को बदले में कैश वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता था। आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर चिंतित है, पहले वही अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर रहा था। तो सवाल आज ये है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, आज अमेरिका और ईरान इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? जब अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट किया था, आज वही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर इतना चिंतित क्यों है? अब इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स की एक दर्दनाक कहानी। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है इस पार्टी से। दोस्तों, 1950 में जब ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, तब ईरान दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक था। 1950-60 तक दुनिया को लग रहा था कि ईरान एक सुपर पावर बन जाएगा। जीडीपी 8 और 9% से ग्रो करने लगी, हाईवेज बनने लगे, स्काई स्क्रैपर्स खड़े होने लगे, तेहरान में अमेरिकन कार्स, फैशन शोज, शॉपिंग मॉल, सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये सब एक वेस्टर्न वहम था, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान की अमीर जनता प्रॉपर्टी और मॉल्स में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ ईरान के गरीब लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। रूरल एरियाज में आधे लोगों के पास बिजली तक नहीं थी, महंगाई तेजी से बढ़ने लगी थी, अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी अचानक से फैलने लगी। जहां अमीर लोग मजे कर रहे थे, आम जनता की जिंदगी बर्बाद होने लगी थी। जब दुनिया ईरान के डेवलपमेंट के लिए ताली मार रही थी, तभी ईरान के लोग भूखे और बेरोजगार और गुस्से से भरे हुए थे। तेल का सारा पैसा वेस्टर्न कंपनीज को मिल रहा था। 1971 में आया ईरानियन लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट, जब 1971 में शाह ऑफ ईरान ने एक ऐसी पार्टी थ्रो करी जो दुनिया ने न कभी देखी थी और न कभी ऐसी पार्टी के बारे में सुना था।
इसे कहा जाता है द पार्टी ऑफ द सेंचुरी। In the middle of October 1971, 62 heads of state converged on the airport of the fairy tale city of Shiraz. This is the story of the most expensive party the world has ever seen. The Shah invited his guests to a traditional version. और इस पूरी पार्टी का खर्चा उस जमाने में लगभग $100 मिलियन था। आज की डेट में अगर उस रकम को देखें तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए। ईरानियन लोगों ने यह भी सुना कि लगभग हजारों किलो खाना इस पार्टी में वेस्ट किया गया। तो सोचिए दोस्तों, एक तरफ गांव के किसान भूखे मर रहे थे, लोगों के पास बेसिक दवाइयां नहीं थी, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। दूसरी तरफ शाह ऑफ ईरान पेरिस से खाना इंपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ देश की जनता लाइन में खड़ी थी राशन के लिए, दूसरी तरफ गोल्ड कटलरीज और सिल्क टेंट्स में पार्टी चल रही थी। एक तरफ मां अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रही थी, दूसरी तरफ शाह के गेट्स इंपोर्टेड वाइन पी रहे थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं थी दोस्तों, ये पब्लिक के मुंह पर एक थप्पड़ था। यही थप्पड़ एक दिन इतना जोर से लगा कि ईरान की सड़कों पर लोग चिल्लाने लगे और धीरे धीरे करके 1979 तक एक ऐसा रेबेलियन खड़ा हुआ कि शाह ऑफ ईरान को डिथ्रोन कर दिया गया, यानी कि ईरान से शाह ऑफ ईरान को भगा दिया गया। इस रेबेलियन को एक ऐसे इंसान ने लीड किया जिसका नाम था अयतुल्ला कोमेनी। और जैसे ही कोमेनी पावर में आए, कोमेनी ने 3 बड़े फैसले किए जिससे अमेरिका और ईरान की आपस में दुश्मनी बन गई। सबसे पहला फैसला था ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। कोमेनी के आते ही ईरान का पूरा सिस्टम बदल दिया और वहां ना कोई लोकतंत्र बचा था, ना कोई राजा। जो देश कल तक अमेरिका के इशारों पर चलता था, आज वही कह रहा था कि ईरान में शरिया लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा बड़ा झटका आया कुछ ही महीनों के बाद जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हुआ हमला। दोस्तों, ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन को 444 दिन तक हॉस्टेज बना लिया। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि कोमेनी ने इस हमले को खुलकर सपोर्ट किया था। इनफैक्ट कोमेनी ने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान भी कहा था। और तीसरा बड़ा फैसला था तेल पर कब्जा। कोमेनी ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान के पास होगा। सारे अमेरिकन और ब्रिटिश तेल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। इसी तेल के जरिए ईरान ने अमेरिका की ताकत को ओपन चैलेंज दिया। इनफैक्ट कोमेनी इतने एंटी अमेरिकन थे कि इन्होंने अमेरिका के भेजे हुए सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया और सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सस्पेंड कर दिया। तो ईरान ने बोला ना अमेरिका का पैसा चाहिए ना उसकी टेक्नोलॉजी, अब ईरान अपने खुद के दम पर चलेगा। तो ईरान को बेसिकली न्यूक्लियर बम बनाने में इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन इसके बाद दोस्तों अमेरिका ईरान पर इतना गुस्सा हो गया कि अमेरिका ने ईरानियन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो पता है कैसे? अमेरिका ने ईरानियन एसेट्स को अमेरिकन बैंक्स में फ्रीज कर दिया। ईरानियन ऑयल को 1979 के बाद अमेरिकन इंपोर्ट से बैन कर दिया गया। अमेरिका ने एक इंसान को फंड किया जिसने ईरान को बर्बाद किया। वो इंसान था इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। और यहीं से शुरू हुई ईरान और इराक की लड़ाई जो पूरे 8 सालों तक चली। इस वॉर में अमेरिका ने इराक को इस हद तक सपोर्ट किया कि इराक को लाखों करोड़ों डॉलर्स दिए गए, केमिकल वेपन्स के रॉ मटेरियल सप्लाई किए गए। यहां तक कि यूएस ने इराक को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजनरी भी दिया जिससे इराक ईरान के ट्रूप मूवमेंट्स, बेस लोकेशंस और मिलिट्री सप्लाई चेन्स तक पता लगा सके। यह वॉर इतनी दर्दनाक थी कि दोनों साइड्स मिलाकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए। ईरान की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो गई कि हजारों लोग भूखे मरने लगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है? जब सद्दाम हुसैन ईरान को अटैक कर रहा था तब अमेरिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोल रहा था कि गुड जॉब। उसको पैसे दिए गए, वेपन्स दिए गए, पूरा सपोर्ट दिया गया। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया, अमेरिका ने पलटी मार दी। अमेरिका ने 30 कंट्रीज के साथ मिलकर कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाया और फिर इराक पर एयर स्ट्राइक्स कर दिए। इराक भी बर्बाद हो गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। 2006 में उसी सद्दाम हुसैन को यूएस के सपोर्ट से सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ईरान के नजरिए से देखें, अगर आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ धो के पड़े हों, अगर आपके लोग लाखों की तादाद में मर रहे हों, अगर आपकी इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई हो, तो आप क्या करोगे? खुद के देश को बचाने की कोशिश करोगे, राइट? दोस्तों, ईरान ने बिल्कुल वही किया। ईरान ने बोला कि अब हम बनेंगे मिडिल ईस्ट के न्यूक्लियर पावर। यहीं से शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम।
तो 1984 में ईरान ने अपने सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को एक्टिवेट किया और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। 1989 से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू की गई। ईरान आज सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो या यमन, हर जगह ईरान के प्रॉक्सी सोल्जर्स, रॉकेट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स एक्टिवेटेड हैं। एक तरफ जहां यूएस ईरान को टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री बुलाता है, ईरान के नजरिए से देखा जाए तो ईरान बस खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्लीशन के पास पहुंचता है, इजराइल और यूएस दोनों मिलकर के ईरान के प्लान्स को बर्बाद कर देते हैं। अब ये देखिए, उस वक्त धीरे धीरे करके अमेरिका भी ईरान को घेरे जा रहा था। वेस्ट में 2003 के बाद यूएस ने इराक में 1.5 लाख ट्रूप्स ईरान के बॉर्डर के पास बिठा दिए। फिर ईस्ट में अफगानिस्तान में यूएस के 1 लाख ट्रूप्स भेजे। साउथ में यूएस नेवी की 5th फ्लीट आई जिसने पर्शियन गल्फ का कंट्रोल ले लिया। अब फार वेस्ट में आज भी इजराइल है जिसके पास 90 सस्पेक्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। साथ ही साथ सऊदी और यूएई भी यूएस के साथ खड़े थे। तो देखा जाए तो ईरान को हर तरफ से खतरा था। इसके साथ साथ 1955 से लेकर 2010 तक अमेरिका और यूएस ने ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए कि ईरान की इकोनॉमी अंदर से बिल्कुल टूटने लगी। इन्फ्लेशन 40% तक पहुंच गया, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ना ईरान तेल बेच पा रहा था और ना दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पा रहा था। 2015 तक ईरान को फ्रोजन एसेट्स और ऑयल से लगभग $260 बिलियन का लॉस होने लगा। इसके बाद ईरान ने बोला कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, आप बस सैंक्शंस को हटा दो। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक भी दिया और अमेरिका ने सैंक्शंस हटा भी दिए। सब कुछ बस ठीक होने वाला ही था। इतने में 2018 में ट्रंप ने सारे डील्स कैंसिल करके ईरान पर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए। तो ईरान ने बोला, भाड़ में गया यूएस, अब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि हमें खुद को आखिरकार प्रोटेक्ट करना ही होगा। यही वो वजह है कि आज इजराइल भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर ईरान बम बना लेता है तो ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बन जाएगा। ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया और यूएस भी न्यूक्लियर की रेस में लग जाएंगे। इस न्यूक्लियर की रेस से पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का खतरा होगा। अब ये थी दोस्तों ईरान की पूरी कहानी। पहले ईरान को लूटा गया, फिर ईरान को धोखा दिया गया, उसके बाद अटैक किया गया। जब ईरान ने पीस का हाथ बढ़ाया तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाकर ईरान को एकदम आइसोलेट कर दिया। इसलिए आज ईरान न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर मजबूर है। यही वो कहानी है दोस्तों जिसकी वजह से आज ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और यूएस भी उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।